Morning, my dear students, hope that you all are fit and fine at home. My dear student, myself Ashish Nirwal, and today I will discuss the second part of chapter 4 of your history of class 7, that is the Mughal Empire. तो आज हम इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं मानसबदार्स और जागीरदार्स के बारे में पढ़ेंगे. As the empire expanded to encompass different regions, the Mughal recruited diverse bodies of people. From a small nucleus of Turkish nobles, they expand to include Iran, Indian Muslim, Afghans, Rajput, Marathas and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as मानसबदार, जिन्होंने मुस्लिम साम्राज्य में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि हम मुगलों के साथ हैं, चाहे उसमें इंडियन मुस्लिम हो, मराठास हो, राजपूत हो, उनको एक उपाधि दे दी, एक नाम दे दिया, टाइटल दे दिया मानसबदार. द टर्म मानसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स आ मानसाब. मानसाब का मतलब है एक कोई पोजीशन, रैंक. इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल टू फिक्स रैंक 1, सेकंड सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी. मानसबदार में ये तीन चीज़ें अहम निभाई जाती थी कि उसकी पोजीशन से पता चलता था कि वो क्या उसकी रैंक होगी, उसकी क्या सैलरी होगी, किस तरीके से वो मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाएगी. रैंक एंड सैलरी वर डिटरमिनेटेड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जट. अब ये क्या है, द हायर द जट द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन द कोर्ट एंड लार्ज इन द सैलरी. इस तरीके से स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल की सैलरी एक टीचर से ज़्यादा होती है. उसी तरीके से एक टाइटल दे दी कि ये क्या है, स्कूल का प्रिंसिपल, एक नाम दे दिया प्रिंसिपल है, तो वो भी आम व्यक्ति. इसी तरीके से मुग़ल साम्राज्य ने अपने अंडर में नाम दे दिया जट. वो भी उसी से जिसका जितना ज़्यादा जट होता था उसको उतनी ज़्यादा सैलरी, उतनी अच्छी पोजीशन मिलती थी. मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और स्लेवरी मैन. मानसबदार ये सब चीज़ें देखता था. मानसबदार रजिस्टर्ड करता था कि कितने घोड़े आए हैं युद्ध के लिए. ये सब चीज़ें मतलब युद्ध से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी वो सब उसकी जिम्मेदारी होती थी. मानसबदार को एक रेवेन्यूज़ भी मिलता था जो कि जागीर कहते, जो दे देते ना, ये तुम्हारी जागीर है. जागीर का मतलब धन दौलत ऐश्वर्य जो उनको प्राप्त होता था. दे ओनली हैड द राइट टू रेवेन्यू ऑफ द असाइनमेंट इन विच दे कलेक्ट फॉर देम फ्रॉम द सर्वेंट. अलग अलग मतलब लोगों से वो चीज़ों को कलेक्ट किया करते थे. इन अकबर region, these Jagir were carefully asserted so that their revenues were roughly equal to the salary of the मानसबदार. तो इनकी सैलरी भी मानसबदार के बराबर होती थी. लेकिन औरंगजेब, दिस वॉज नो लॉन्गर इन केस एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम लेस. क्योंकि देखिए हर चीज़ में भ्रष्टाचार ये लोग करते थे, कहीं ना कहीं बीच में पैसा. तो उसके बाद जब लगा कि नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, कि हम लोगों को ऐसा कम क्यों. एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सटेंड एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल. वो लोग चाहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले ताकि हम जल्दी से जल्दी खूब अमीर हो जाए. लेकिन औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीजन एंड दिस पीजेंट्री देयरफॉर सफ़र ट्रेमेंडियसली, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान उनको सफ़र करना पड़ा. जब्त एंड जमींदारी. अब बात करते हैं जब्त और जमींदारी की. मेन सोर्स इनकम था मुग़ल रूलर का टैक्सेस जो वो किसानों पर लगाते थे. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस देखिए वो लगाते थे, जो टैक्स लगाते थे उनकी चीज़ों पर. उसके बाद जो जमींदार थे, जमींदार बहुत पावरफुल होते थे क्योंकि वो विलेज को कंट्रोल रखते थे, पावरफुल उनके कप्तान होते थे. अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर जिसका नाम था तोदरमल, उसको एक क्रॉप सर्वे के लिए भेजा गया. प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर, कि भाई यहाँ के प्राइस को और पिछले 10 साल का एक वो बनाओ. तो 1570 से 1580 में जो डेटा बनाया गया उसमें टैक्स को फिक्स किया गया हर एक क्रॉप को देखते हुए. प्रोविंस बना दिए गए, रेवेन्यू सर्किल बना दिए गए, ज़मीन जितनी है उस हिसाब से. और अगर कोई उस रेवेन्यू को उस रेट पे देने में आनाकानी करता था तो उसकी ज़मीन को जब्त कर लिया जाता था. फिर मुग़ल साम्राज्य देखता था कि क्या करना है.
लेकिन ये प्रोविंस गुजरात और बंगाल में पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे थे जिसमें जमींदार एक्सरसाइज करते थे ग्रेट डील ऑफ पावर, वहाँ पे उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी। एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर को ड्राइव दैम बाय द रिबेलियन, उनको हटा दिया गया। समटाइम जमींदार्स एंड पीजेंट्री ऑफ द सेम कैटल अलाइंड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। दीज पीजेंट्स रिवोल्ट्स चैलेंज्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। तो मुगल एम्पायर का ये 17वीं शताब्दी में लास्ट हुआ। अ क्लोजर लुक देखते हैं अकबर पॉलिसी में। उसके बाद अकबर ने एक मतलब एक चीज़ लिखी जिसमें अबुल फजल एक अपनी बुक जिसका नाम डाला उसने अकबरनामा। इन पर्टिकुलरली इन लास्ट वॉल्यूम इन अनाई अकबरी अबुल फजल एक्सप्लेन, अबुल फजल ने बताया दैट द एम्परर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबेस, गवर्नर बाय सूबेदार। तो सूबेदार अलग अलग पोस्ट दे दी गई लोगों को, जिनको फाइनेंस ऑफिसर भी बनाया गया, जैसे दीवान हो गया। तो ये लोग इन चीज़ों पे ध्यान रखते थे कि कोई किसी से नाजायज़ चीज़ें ना ले, नाजायज़ अपना हक ना जमाए। फौजदारी सिस्टम लगा दिया गया, अलग अलग चीज़ें, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अकबर नोबल कमांड अ लार्ज आर्मीज एंड हैड एसेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अकबर देखिए जो भी करता था लार्ज अमाउंट उसके पास रेवेन्यू हो गया, क्योंकि उसने लॉयलिटी के साथ ये सब किया। लोगों को किसी को परेशानी रेवेन्यू लिया, लेकिन सही तरीके से। उसके बाद फतेहपुर सीकरी में 1570 ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन द रिलीजन विद द उलामा ब्राह्मण्स, जिस प्रीस्ट हु वाज रोमन चेलोस। उसके बाद कुछ डिस्कशन हुआ फतेहपुर सीकरी में, और अकबर विद इंट्रैक्शन विद डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ, जहाँ वो अलग अलग लोगों से मिला जिनकी अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं, जो अलग अलग टीचिंग्स, अलग अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं, कस्टम्स को फॉलो करते हैं। तो अकबर ने सोचा कि भैया सुलह के कुल और यूनिवर्सल पीस के लिए उन्होंने कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो वहीं से ही झगड़े बनते हैं, जिसका अपोनेंट लोग बहुत आसानी से फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अकबर देखा जाए तो बहुत दिमागदार व्यक्ति था। अब मुग़ल एम्पायर की बात करें 17th सेंचुरी की और आफ्टर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुग़ल एम्पायर लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। मुग़ल एम्पायर क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो अच्छी खासी वसीहत, अच्छी खासी सब चीज़ इनके पास, कंडीशन इनकी बहुत अच्छी। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ, फेबल्ड लैंड बताया गया इसको वेल्थ का। बट दीज सम विजिटर्स वर ऑल्सो अपील्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाई साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस। द इनइक्वालिटीज वॉज ग्लेरिंग, तो कहीं ना देखो इनइक्वालिटी भी थी। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द 20th सेंचुरी ऑफ शाहजहां रिजाइन इन्फॉर्म आस द हाइएस्ट रैंकिंग मानसबदार्स वर ओनली 445 इन नंबर्स आउट ऑफ टोटल ऑफ 8000। 8000 में से लगभग 445 नंबर के मानसबदार थे। इसका मतलब है कि द स्मॉल नंबर अ मेयर 5.6% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मानसबदार, जो रिसीव करते थे 61.5% ऑफ टोटल रेवेन्यू और सैलरीज। मुग़ल एम्परर और मानसबदार एक बहुत बड़ी इनकम और सैलरी को गुड्स पे या किसी चीज़ पे एक्सपेंड जो है खर्च भी करते थे, स्पेंड करते थे, और उनके एक्सपेंडिचर बहुत बेनिफिशियल होते थे। तो अब होता क्या है, तो पीजेंट्री, आर्टिशन, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, peasants and that the poorest amongst them lived from hand to mouth and they could hardly consider investing in traditional revenue. टूल्स वगैरह वो सप्लाई किए जाते थे ताकि अच्छे से लोगों को। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो मुग़ल साम्राज्य ने, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स इतने पावरफुल थे कि जिन्होंने साम्राज्य को बहुत सोच विचार के लगाया, फिर धीरे धीरे बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, ये सब लोग आए, इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग वर्क किया। वो सब आप टेबल 1 में आप पढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल हाउ आवर चैप्टर इज़ ओवर।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चलती रहे। थैंक यू एवरीवन।